दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। 15 फरवरी 2019 का दिन था। एनआईए के ऑफिसर राकेश बलवाल पुलवामा की ठीक उसी जगह पर खड़े थे जहां एक दिन पहले सीआरपीएफ के जवानों को ले जा रही एक बस को बारूद से भरी एक कार ने उड़ा दिया। हमला इतना खतरनाक था कि 78 बसों के इस काफिले में जो दूसरी बसों में जवान बैठे थे वो कुछ देर के लिए जड़ हो गए। पिछले 3 दशकों में भारत में होने वाले सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक पुलवामा आतंकी हमला था। इसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। बलवाल जो हैं वो मणिपुर कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं जो 2018 से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए में काम कर रहे हैं और पुलवामा केस की गुत्थी को सुलझाने में इनका अहम रोल रहा है। तो उस दिन काफ़ी ठंड थी और ओवरकोट पहनने के बावजूद भी बलवाल अपने सामने मंजर को देखकर कांप रहे थे। इतनी देर में कोई जवान उन 40 जवानों में से किसी एक जवान की बची हुई उंगली लेकर आ जाता तो कोई दूसरा जवान किसी की खाल तो तीसरा जवान किसी की हड्डी। आमतौर पर कठोर दिखने वाले अधिकारी भी उस दिन आंखें नम लिए वहां खड़े थे। हेलो नमस्ते, मैं हूं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं द प्रिंट की एक खास सीरीज़ पेज टर्नर। एक बहुत लंबे ब्रेक के बाद हम मिल रहे हैं और इसी के साथ किताबों पर बातचीत का ये सिलसिला फिर से शुरू कर रहे हैं। तो ले चलते हैं उस फैसिनेटिंग किताब की ओर। जो किस्सा मैंने आपको शुरुआत में सुनाया है वो है द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर, हाउ द पुलवामा केस वॉज क्रैक्ड। इसे लिखा है जर्नलिस्ट राहुल पंडिता ने। ये उनकी तीसरी किताब है जिसे छापा है जगरनॉट पब्लिकेशन ने। राहुल लिखते हैं कि एनआईए की जांच शुरुआती दिनों में एक डेड एंड से शुरू होती और दूसरे डेड एंड पर जाकर ख़त्म हो जाती थी। कहानी का वो सिरा नहीं मिल रहा था जिसको पकड़कर किरदारों तक पहुंचा जा सकता था। मामला काफ़ी पेचीदा था, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या सबूत मिला जिसको आधार बनाकर एनआईए ने 1.5 साल बाद इस मामले में 5000 पन्नों की चार्जशीट दायर की। उसने पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को अपना मुख्य आरोपी बनाया। उसमें उन्होंने इस आतंकी संगठन के सरगना मसूद अजहर और उनके भाई के साथ साथ शाकिर बशीर, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद इकबाल, इंशा जहाँ, तारिक अहमद और बिलाल अहमद के नाम जोड़े। इनके अलावा भी उन्होंने आदिल अहमद डार, सज्जाद भट्ट, कामरान, कारी मुफ्ती यासिर, मुदस्सर अहमद खान को भी नामजद किया। लेकिन जो दूसरी लाइन के लोग हैं ये पहले ही 1 साल पहले जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में मारे जा चुके थे। खैर, किताब की तरफ लौटते हैं तो आपको याद होगा कि जिस दिन पुलवामा हमला हुआ था उसके 15 मिनट बाद ही जैश-ए-मोहम्मद ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। एक कश्मीरी युवा का वीडियो रिलीज़ किया गया था जिसमें आदिल अहमद डार नाम का एक युवा एक हाथ में M4 कार्बाइन और दूसरे में ब्राउनिंग पिस्टल लिए हुए था। उसके आसपास गन्स और ग्रेनेड थे। उसके पीछे जैश का झंडा लगा हुआ था। वो वीडियो में कश्मीरी युवाओं को इस्लाम के रास्ते पर चलने की बात कह रहा था, तो कभी भारत को गौमूत्र पीने वालों का देश बता रहा था, तो कभी वो पश्चिमी सभ्यता को कोस रहा था, कभी वो संसद पर हुए हमले की भी याद दिला रहा था। लेकिन जो इस वीडियो में ध्यान देने वाली बात थी, जो जांच एजेंसी एनआईए ने भी पकड़ी, वो ये थी कि आदिल अहमद डार बोल तो रहा था लेकिन वो आवाज़ किसी और की थी और इससे जो जांच शुरू होनी थी उससे पहले ही ख़त्म हो गई। इससे कोई क्लू नहीं मिला, इससे जांच आगे नहीं बढ़ी। फिर राहुल लिखते हैं कि हमले की जगह से एक मारुति कार को बरामद किया गया। उसका इंजन और कुछ पार्ट्स एनआईए को मिले, लेकिन उन पार्ट से जो है बड़ी ही चालाकी से वो सारे नाम मिटा दिए गए थे जिनसे कोई भी जो सबूत है पुलिस या जांच एजेंसीज को मिल पाता। उसके बाद 18 तारीख को मारुति की एक टीम को कश्मीर बुलाया गया। इस टीम ने उन सारे पार्ट्स को खंगाला। उसके बाद एक बैच नंबर पता चला। उस बैच नंबर के बाद ये भी पता लगाया गया कि ये मॉडल कब मैन्युफैक्चर किया गया था। तो पता चला कि 25 जनवरी 2011 को ये मॉडल मैन्युफैक्चर किया गया था। उनमें से एक जो कार थी वो कश्मीर भेजी गई थी। उसके बाद एजेंसीज़ ने कश्मीर के उस डीलर को पकड़ा। उस डीलर के मार्फत कई सारे मालिकों को डिटेंशन सेंटर्स में लाया गया। डिटेंशन सेंटर्स में क्यों लाया गया, इसके लिए राहुल लिखते हैं क्योंकि ये जाँच जो प्रक्रिया थी वो एक सीक्रेसी में की जा रही थी ताकि जो है आतंकियों को इस बात की भनक ना लगे। एजेंसीज़ का मेन फोकस जो था वो था उस आदमी को पकड़ना जिसके पास आखिरी में ये कार पहुंची थी। उसके बाद एक दानिश अहमद लोन नाम के आदमी को गिरफ्तार किया गया जिसने सज्जाद भट्ट को वो कार दिलवाई थी। दरअसल लोन एक एजेंट का काम कर रहा था। उसने इस पूरे मामले में 15,000 का कमीशन भी खाया था। वो कार 1,85,000 में सज्जाद भट्ट को दी गई थी। लेकिन ये सारे राज खुलने के बाद भी कुछ खास हाथ नहीं लग रहा था। एजेंसीज़ आगे अपनी जांच को बढ़ा नहीं पा रही थी। तो फिर बलवाल ने दिल्ली में अपने सीनियर्स को रिक्वेस्ट की कि उन्हें अपनी जांच के एरिया को एक्सपेंड करने दिया जाए। लेकिन जो हमला हुआ था और वो जो जगह थी उससे बिल्कुल पास में हाजीबल के
जो हैं हॉट बेड्स थे, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों की आपसी झड़प होती रहती थी, इसलिए सिक्योरिटी पर्पस से बिल्कुल भी उचित नहीं लग रहा था। JNK पुलिस भी बहुत उत्साहित नहीं थी, लेकिन आखिरकार 20 तारीख को बिलवाल को ये परमिशन दिल्ली से दे दी गई, तो उन्होंने NIA के 100 अधिकारियों और CRPF के 400 जवानों को ले जाकर वो एरिया फिर से खंगाला। तो खंगालते खंगालते जो बलवाल हैं वो मेन हमले की जगह से 250 मीटर दूर झेलम की तरफ जाते चले गए। वहाँ जाकर उनकी नज़र एक चाबी पर पड़ी, थोड़ी सी चमक रही थी, तो उन्होंने उठाकर देखा तो उस पर 1026 लिखा हुआ था। उसके बाद उन्होंने पास में एक और चीज़ जो है निकाली, वो एक छोटी सी हड्डी का टुकड़ा था। उस हड्डी के टिश्यू का जो DNA है वो बाद में आदिल अहमद डार के पिता गुलाम हसन डार के DNA से मैच कर गया। जो चाबी मिली थी वो मारुति कार की निकली जिससे हमला किया गया था। इसके बाद NIA इस बात को एस्टैब्लिश करने में कामयाब हो पाई कि असली सुसाइड बॉम्बर आदिल अहमद डार ही था, क्योंकि उसके लिप सिंक के वीडियो के बाद से इस बात पर काफ़ी सारा कन्फ्यूजन बना हुआ था। इसके बाद किताब में बालाकोट नाम से एक चैप्टर है जिसमें इस हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई की डिटेल्स हैं। राहुल पंडिता लिखते हैं कि भारत सरकार ने रॉ से पाकिस्तान में उन जगहों को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था जिन पर हमला किया जा सकता था। उसके बाद रॉ 3 ऑप्शंस लेकर आया था, जिनमें से एक था LOC के बिल्कुल पास एक आतंकी ट्रेनिंग कैंप, लेकिन भारत सरकार ने वो ऑप्शन खारिज कर दिया क्योंकि उसके पास सिविलियंस का इलाका था। उसके बाद रॉ के एक दूसरे ऑप्शन पर काम किया गया जिस पर फाइनल मुहर लगी, वो थी बालाकोट का वो पहाड़ी इलाका जहां पर जैश का ट्रेनिंग कैंप था। मुहर लगने के बाद रॉ ने पाकिस्तान में अपने एसेट से बालाकोट की वो तस्वीरें मंगवाई और बाकी जानकारियां भी इकट्ठा की। इसके अलावा ये किताब एक बात का और दावा करती है, किताब में लिखा है कि इसके साथ साथ भारत सरकार ने एक चीज़ और की, गूगल की अलग अलग लोकेशन से पाकिस्तान की पोटेंशियल टारगेट करने वाली जगहों को खोजा गया ताकि वहाँ की एजेंसीज़ को कंफ्यूज किया जा सके। दोनों ही देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ अपने अपने देशों के बारे में खोजी जाने वाली जगहों के बारे में नज़र बना के रखी हुई थी। ऐसे में भारत ने कई सारी रैंडम जगहों को खोजा ताकि वहाँ की एजेंसीज़ को कंफ्यूज किया जा सके। किताब में राहुल ये भी लिखते हैं कि इस दौरान दाऊद इब्राहिम ने पाकिस्तान सरकार से कहा कि हो सकता है कि भारत उसे अपना टारगेट बनाए, इसलिए उसे कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया जाए तुरंत। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने इस बात को नहीं माना। पाकिस्तान सरकार का कहना था कि बाद में इस बात का क्या एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। तो फिर दाऊद इब्राहिम को कराची के ही एक सिक्योर बंकर में शिफ्ट किया गया। उसके बाद भारत सरकार ने बालाकोट स्ट्राइक की थी। किताब में एक चैप्टर और है जिसका नाम है द आर्मी ऑफ मोहम्मद इन साउथ कश्मीर। इस चैप्टर में राहुल पुलवामा हमले को ट्रेस करते हुए मसूद अजहर के वजूद तक पहुंचते हैं। वो साथ साथ 90 के दशक में फैली कश्मीर इंसर्जेंसी और उसके बाद हुए काउंटर टेररिज्म का ब्यौरा भी लिखते हैं। वो ये बताने की भी कोशिश करते हैं कि क्यों आदिल अहमद डार और सज्जाद भट्ट जैसे युवा रेडिकलाइज होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में एक बड़ा ही रोचक किस्सा है और वो है 1965 का, जब पाकिस्तान ने भारत में हथियार लेस आतंकी भेजने शुरू किए थे। तो नॉर्थ कश्मीर में मोहम्मद बिन जागीर नाम का एक गुज्जर गडरिया था जो अपनी भेड़ बकरियां चराने जाया करता था। एक दिन उसने पाकिस्तान से कुछ आतंकियों को भारत में एंट्री करते हुए देखा। उन आतंकियों ने जागीर से मदद भी मांगी कि उन्हें कपड़े मुहैया कराए जाएं, कश्मीरी कपड़े, ताकि वो भारत में आसानी से इधर उधर मूव कर सकें। लेकिन जागीर ने इसका बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी और ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण निकली कि भारत एक और बड़े आतंकी हमले का शिकार होते होते बच गया। दरअसल पाकिस्तान ने वो आतंकी ऑपरेशन जिब्राल्टर को लॉन्च करने के लिए भेजे थे। उसके बाद केंद्र सरकार ने जागीर को पद्मश्री के लिए नामित किया। उन्हें साइंटिस्ट सतीश धवन और MF हुसैन के साथ ये सम्मान मिला था। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी और इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि वो उनके लिए क्या कर सकती हैं। तो जागीर ने बड़ी ही 2 मासूम सी ख्वाहिशें रखी थी। एक ख्वाहिश थी कि उन्हें फ़िलिप का रेडियो दिया जाए और दूसरा, जिस महिला से वो शादी करना चाहते हैं उनके पिता की रजामंदी ली जाए, क्योंकि उनके पिता ने जागीर का रिश्ता ठुकरा दिया था। फ़िलिप का रेडियो उसी दिन मिल गया था और उसके बाद कुछ दिन बाद एक प्रशासनिक अधिकारी उस महिला के गांव भेजे गए और उनके पिता से बात करके दोनों की शादी कराई गई। लेकिन इसके बाद 25 साल बाद जब कश्मीर में इंसर्जेंसी शुरू हुई तो जागीर को आतंकियों ने भारत का साथ देने के लिए मार गिराया। खैर, वो जो चाबी मिली थी और जो हड्डी मिली थी, उसके बाद इस केस में क्या क्या घटनाक्रम हुए, कैसे आतंकियों तक पहुंचा गया, कैसे एक टूटे हुए आईफोन और सैमसंग ने इंशा जहां तक पुलिस को पहुंचाया, उसके बाद जैश ए मोहम्मद क्या भारत पर दूसरा हमला करने वाला था और अगर वो हमला नहीं किया गया तो उसके पीछे क्या कारण थे, ये सारे किस्से आप इस किताब में पढ़ सकते हैं। आज के एपिसोड के लिए इतना ही।
अगले एपिसोड के लिए आप मुझे किताबें सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको आज वाला एपिसोड अच्छा लगा तो इसे शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करिए। मैं ज्योति यादव, दी प्रिंट।